Hello everyone. In this session, we will discuss about the solution of mock test of chapter atoms and nuclei. Let's discuss these questions in details one by one. So our first question is an electric field can deflect. तो ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो किसको डिफ्लेक्ट करेगी? एक्स रेज, न्यूट्रॉन्स, अल्फा पार्टिकल्स और गामा रेज। ठीक है, तो जो इलेक्ट्रिक फील्ड होती है हमारी वो डिफ्लेक्ट करती है चार्ज पार्टिकल। अब यहाँ पे देखो पार्टिकल कौन से है, ये तो एक्स रेज है, ये पार्टिकल थोड़ी है, ये रेज है। ये ऑप्शन नहीं आएगा, गामा रेज भी नहीं आएगा। अब बचा ऑप्शन बी और सी, अल्फा पार्टिकल और न्यूट्रॉन। हमें चार्ज पार्टिकल चाहिए, तो न्यूट्रॉन पे तो चार्ज होता ही नहीं है, तो इसका करेक्ट ऑप्शन आएगा सी, दैट इज द अल्फा पार्टिकल। अल्फा पार्टिकल्स को जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो डिफ्लेक्ट करेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, radius of helium nucleus is 3 Fermi, radius of the lead nucleus will be। अब हमें रेडियस का फॉर्मूला पता है, r इज इक्वल टू आर नॉट ए की पावर 1/। हमें हीलियम का रेडियस गिवन है, क्या बन जाएगा फॉर्मूला? ये बन जाएगा हीलियम के रेडियस के लिए, और एक हमारे पास लेड एलिमेंट है, उसका हमें फाइंड करना। दोनों को इक्वेशंस को हम डिवाइड कर देते हैं, ये दो इक्वेशंस हैं। जब हमने डिवाइड किया, हीलियम का रेडियस है ये अपॉन लेड का रेडियस आर नॉट A1 की पावर 1/3, आर नॉट A2 पावर 1/3, ये कैंसिल हो गया। हीलियम का रेडियस फिल कर देते हैं 3 फर्मी, ये रेडियस लेड का हमें निकालना है। A1 यानी कि हीलियम का A कितना है 4 डिवाइडेड बाय 206, लेड का 1/3। अब यहाँ से रेडियस ऑफ लेड हमें निकालना है, वो किसके इक्वल हो जाएगा? 3 फर्मी इंटू 206/4 1/3। तो जब हम इसको कैलकुलेट करेंगे, ये हमारे पास आंसर आता है अप्रॉक्सीमेट 10 फर्मी। ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, एनर्जी इक्विवेलेंट ऑफ वन एटॉमिक मास यूनिट। अब वन एटॉमिक मास यूनिट का एनर्जी इक्विवेलेंट हम कैसे निकालते हैं? E इज इक्वल टू mc² से। m की वैल्यू यहाँ फिल कर दी 1.67 इंटू 10⁻⁻27, और c की वैल्यू 3 इंटू 10⁻8। तो ये जॉउल में आएगी, बट हमें एमईवी में चाहिए एनर्जी। ठीक है, तो इलेक्ट्रॉन वोल्ट में हम कन्वर्ट करेंगे इसको। हमें पता है कि 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट किसके इक्वल होता है? 1.6 इंटू 10⁻⁻19 जॉउल। ये एनर्जी जॉउल में या इलेक्ट्रॉन वोल्ट में चाहिए, तो इसको इसके साथ डिवाइड कर दी, तो लास्ट में हमें इलेक्ट्रॉन वोल्ट में एनर्जी मिल जाएगी। हमें एमईवी में चाहिए, ये कैलकुलेट करके हमारे पास आंसर जो आता है 931 एमईवी। 1 एमईवी किसके इक्वल होता है? 10⁻6 इलेक्ट्रॉन। ये कन्वर्जन यहाँ पे यूज की। नेक्स्ट क्वेश्चन, लिथियम न्यूक्लियाई आर बम्बार्डेड बाय प्रोटॉन। ये हमारे पास लिथियम न्यूक्लियाई है, प्रोटॉन के साथ बम्बार्ड किया। प्रोटॉन मतलब हाइड्रोजन एटम लिख सकते हैं, प्रोटॉन को रिप्रेजेंटेशन ऐसे करते हैं हम। तो रिजल्टेंट न्यूक्लियाई हमारे पास क्या मिला? बेरिलियम। और हमें ये बताना है यहाँ पे पार्टिकल कौन सा मिट। हम पहले मास नंबर बैलेंस कर लेते हैं। 7 है इधर, +1 8, और 8 ही यहाँ पे। यहाँ पे क्या है? 3 +1 4, ये यहाँ पे है। तो यहाँ पे क्या ऐसा पार्टिकल आ रहा है जिसका मास नंबर भी 0 है और चार्ज भी है 0। ठीक है, तो यहाँ पे जो रिजल्ट आएगा दैट इज द गामा पार्टिकल, क्योंकि अल्फा पार्टिकल तो हमारे पास क्या है? ये रिप्रेजेंटेशन है, मास नंबर 4 होता है, चार्ज इसका क्या आ जाएगा? 2। बीटा पार्टिकल यानी कि इलेक्ट्रॉन, मास नंबर तो 0 है बट चार्ज -1 मिल रहा है, तो हमारा चार्ज बैलेंस नहीं होना था। न्यूट्रॉन, ये भी पार्टिकल यहाँ पे नहीं आ सकता। ठीक है, न्यूट्रॉन को हम ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं, चार्ज तो 0 हो गया, ये चार्ज वाली टर्म बैलेंस हो जानी थी, बट ए बैलेंस नहीं हो रहा था, तो इसका करेक्ट ऑप्शन इज सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, radius of innermost orbit of hydrogen like atom is called।
तो जो रेडियस होता है हाइड्रोजन लाइक एटम्स का, इनर मोस्ट रेडियस मतलब n इज इक्वल टू 1 के लिए जो हम रेडियस निकालते हैं वो कितना आता है 0.53 एंगस्ट्रॉम, और इसका नाम क्या है, दैट इज द बोहर रेडियस। ऑप्शन डी जो है इसका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, आयनाइजेशन इज द प्रोसेस ऑफ डिटैचिंग द इलेक्ट्रॉन फ्रॉम एटम, knocking out an electron from atom, both A and B, none of these। तो आयनाइजेशन क्या होता है, एक ऐसा प्रोसेस होता है जिसमें हम क्या करते हैं कि इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालते हैं, ठीक है। बाहर निकालना है तो यानी कि डिटैच करना भी तो वही हुआ, नॉकिंग आउट भी वही हुआ। सो ऑप्शन सी जो है वो हमारे पास क्या आएगा इसका करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, रिलेशन बिटवीन मास नंबर एंड रेडियस आर ऑफ द न्यूक्लियस, वो हमारे पास कितना होता है, आर इज इक्वल टू आर नॉट ए की पावर 1/3। हमारे पास ये रिलेशन होता है रेडियस और मास नंबर के बीच में, तो कौन सा ऑप्शन मैच करेगा, हमारा ऑप्शन बी, दैट इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, heavy stable nuclei have more neutrons than protons. This is because of the fact neutrons are heavier than proton. Electrostatic force between protons are repulsive. Neutron converted into proton. And last one is nuclear forces between neutrons are weaker than between the protons. अब देखो जो हैवी न्यूक्लियाई होते हैं उनमें क्या होगा, यानी कि मास नंबर हैवी न्यूक्लियाई का क्या है, ज्यादा है। अगर मास नंबर ज्यादा है तो नंबर ऑफ न्यूक्लियॉन्स भी ज्यादा होंगे। न्यूक्लियॉन्स मतलब नंबर ऑफ न्यूट्रॉन प्रोटॉन ये क्या होंगे, ज्यादा होंगे। अब जब प्रोटॉन्स ज्यादा होंगे तो इनमें क्या प्रेजेंट होती है, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स प्रेजेंट लगती है प्रोटॉन्स के बीच, यानी कि इलेक्ट्रोस्टैटिक रिपल्सिव फोर्स प्रेजेंट होती है। तो ये जो फोर्स है रिपल्शन क्रिएट करती है जिसकी वजह से अनस्टेबिलिटी आती है। तो इनको स्टेबल करने के लिए क्या लगाए जाते हैं, हम क्या करते हैं, हम ज्यादा नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स जो है वो ऐड कर देते हैं, यानी कि हैवी न्यूक्लियाई में नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स ज्यादा होते हैं एज कम्पेयर टू प्रोटॉन। इसका करेक्ट ऑप्शन है बी, बिकॉज द इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स जो होती है प्रोटॉन्स के बीच में वो क्या करती है, रिपल्शन करती है। रिपल्शन की वजह से क्या होता है, साइज अनस्टेबल हो जाएगा। तो स्टेबिलिटी अटेन करने के लिए क्या, उस रिपल्सिव फोर्स को कम करने के लिए जो है न्यूट्रॉन्स ऐड किए जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, न्यूक्लियर रिएक्टर मॉडरेटर स्लो डाउन द न्यूट्रॉन विच कम आउट इन ए फ्यूजन। मॉडरेटर का काम हमें पता है कि वो क्या करते हैं, स्लो डाउन कर देते हैं न्यूट्रॉन्स को जो फिशन में प्रोड्यूस हो रहे हैं, ठीक है। द मॉडरेटर यूज्ड हैव लाइट न्यूक्लियाई, जो मॉडरेटर मोस्टली हम यूज करते हैं वो लाइट न्यूक्लियाई का मॉडरेटर यूज करते हैं। हैवी न्यूक्लियाई विल नॉट सर्व द पर्पस बिकॉज, क्योंकि इसका करेक्ट ऑप्शन क्या आएगा बी, कि जब इलास्टिक कोलिजन होगी न्यूट्रॉन की हैवी न्यूक्लियस के साथ तो वो स्लो डाउन नहीं होते, ठीक है। क्योंकि जो हम मॉडरेटर यूज करते हैं बेसिकली वो क्या होते हैं, लाइटर न्यूक्लियाई से ही बने होते हैं, वही लाइटर न्यूक्लियाई से ही हमने बनाए होते हैं। मॉडरेटर जो है लाइट न्यूक्लियाई के होते हैं। हैवी इसलिए यूज नहीं किया जाता क्योंकि हैवी न्यूक्लियाई से जब कोलिजन होगी न्यूट्रॉन की तो वो स्लो डाउन नहीं होती। तो इसका करेक्ट ऑप्शन आएगा हमारे पास बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, कंप्लीट द फॉलोइंग रिएक्शन। अब हम इस रिएक्शन में दोनों बैलेंस करते हैं, ए को भी और जेड को भी। यहाँ पे देखो बिफोर रिएक्शन ए कितना है 13, यहाँ पे 12 है, तो ए क्या मिलेगा आफ्टर रिएक्शन 1 मिलेगा, तभी बैलेंस होगा ए। और यहाँ पे 4 + 2 6 है, जेड बिफोर रिएक्शन जेड कितना है 6, और ये 6 यहाँ पे प्रेजेंट है, यानी कि ए की वैल्यू 1 और ये 0। तो ऐसी रिप्रेजेंटेशन हमारे पास किसकी होती है, न्यूट्रॉन की होती है, ठीक है। तो करेक्ट ऑप्शन आएगा न्यूट्रॉन। न्यूट्रिनो पे तो ना तो चार्ज होता है ना मास होता है, ये मासलेस और चार्जलेस पार्टिकल है। इलेक्ट्रॉन को हम ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं, प्रोटॉन को हम ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। तो करेक्ट ऑप्शन क्या आएगा, न्यूट्रॉन। न्यूट्रॉन को हम ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं, इसका ये चार्ज होता है जो नीचे टर्म लिखते हैं हम, और ये मास होता है, इसका चार्ज 0 होता है, मास इसका 1 लिया हुआ है। तो यहाँ पे हमारे पास ए ऑप्शन जो आएगा वो करेक्ट आंसर है। These FPP, FNN and FNP are nuclear forces between proton-proton, neutron-neutron, neutron-proton respectively.
द रिलेशन बिटवीन देम इज। अब ये न्यूक्लियर फोर्सेस होती हैं, उनकी एक प्रॉपर्टी होती है कि ये जो फोर्सेस होती हैं दीज आर चार्ज इंडिपेंडेंट, ये चार्ज पे डिपेंड नहीं करती। यानी कि अगर फोर्स दो न्यूट्रॉन के बीच देखो, या फोर्स प्रोटॉन के बीच देखो, या फिर एक प्रोटॉन एक न्यूट्रॉन के बीच देखो, ये फोर्स सेम ही लगेगी क्योंकि ये चार्ज पे डिपेंड ही नहीं करती है। तो इसके अकॉर्डिंग जो सी ऑप्शन है दैट विल बी द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, पार्टिकल हैविंग ऑलमोस्ट जीरो मास एंड एग्जैक्टली जीरो चार्ज, जिसका मास भी क्या है, जीरो है, चार्ज भी जीरो है, ऐसा पार्टिकल कौन सा है, पॉजिट्रॉन। पॉजिट्रॉन तो हमारा पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल है, ये नहीं आएगा। न्यूट्रॉन का चार्ज तो जीरो है बट मास वन होता है, जीरो नहीं होता, तो ये भी नहीं आएगा। इलेक्ट्रॉन को हम ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं, चार्ज इसका -1, मास तो इसका अप्रॉक्सीमेट जीरो है, तो ये भी नहीं आएगा। करेक्ट ऑप्शन इज न्यूट्रिनो। न्यूट्रिनो ऐसे पार्टिकल्स होते हैं जिनका मास क्या ऑलमोस्ट जीरो होता है, चार्ज भी जीरो होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द एनर्जी रिलीज्ड इन द फिशन ऑफ 2 किलोग्राम ऑफ यूरेनियम 235? एनर्जी पर फिशन कितनी रिलीज हो रही है, 200 MeV। हमें पता है कि जो एनर्जी पर फिशन है वो कितनी है, 200 MeV रिलीज हो रही है। इस एनर्जी को हम जॉल्स में कन्वर्ट कर लें, पहले तो इलेक्ट्रॉन वोल्ट में कन्वर्ट कर लिया, अब इलेक्ट्रॉन वोल्ट से हम कहाँ पे आ रहे हैं, जॉल्स में, ये कन्वर्जन कर लिया हमने। तो ये एनर्जी हमें मिल गई कि कितनी रिलीज हो रही है पर फिशन। अब हमें एनर्जी किसके लिए निकालनी है, 2 किलोग्राम ऑफ यूरेनियम। हमें नंबर ऑफ एटम्स फाइंड कर लेते हैं। नंबर ऑफ एटम्स यूरेनियम 235 में कितने आ जाएंगे, 6.022 10⁻23 डिवाइडेड बाय इट्स मास नंबर। और हमें कितने में देखना है, 2 किलोग्राम, तो ये हमारे पास क्या आ गए, एटम्स आ गए, हमने ग्राम में चेंज कर दिया। ठीक है, तो अगर हमें एनर्जी निकालनी है किसके लिए, एनर्जी रिलीज्ड इन फिशन ऑफ 2 किलोग्राम, तो वो कितनी बनेगी टोटल, ये जो एनर्जी है उसको लिख लेते हैं पहले, और साथ में नंबर ऑफ एटम्स जो है वो मल्टीप्लाई कर लेते हैं। तो इससे हमारे पास एनर्जी आ जाएगी, कितनी रिलीज हो रही है, दैट इज 1.64 इंटू 10⁻14 जूल, ये आंसर आएगा। व्हाट इज द हाफ टाइम या हाफ लाइफ टाइम ऑफ रेडियो एक्टिव सैंपल इन मिनट्स इफ इट्स मीन लाइफ इज। अब मीन लाइफ दिया गया है 200 सेकेंड, हमें हाफ लाइफ निकालना। हाफ लाइफ का फॉर्मूला क्या होता है हमारे पास, 0.693 बाई डीके कांस्टेंट, तो हमें डीके कांस्टेंट की वैल्यू चाहिए। मीन लाइफ किसके इक्वल होती है, 1 डीके कांस्टेंट, डीके कांस्टेंट क्या मिला, 1/टाउ, यहाँ से डीके कांस्टेंट की वैल्यू आई 1/200। अब हाफ लाइफ में फिल कर देते हैं, 0.693 डिवाइडेड बाय 1/200। अब जब हम इसको सॉल्व करेंगे हमारे पास जो रिजल्ट आएगा वो आएगा डी ऑप्शन। हमें इसको मिनट में कन्वर्ट करना है, यहाँ से रिजल्ट जो मिलेगा वो सेकेंड्स में आएगा, फिर मिनट्स में कन्वर्ट करेंगे, तो ये डी ऑप्शन जो है दैट इज द करेक्ट आंसर। वॉल्यूम ऑफ ए न्यूक्लियस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू। अब जैसे ये न्यूक्लियस का वॉल्यूम है, न्यूक्लियस को हम स्फीयर कंसीडर करते हैं, तो इसका जो वॉल्यूम है वो किस पे डिपेंड करेगा, कितने नंबर ऑफ न्यूक्लियॉन्स न्यूक्लियस में प्रेजेंट है। तो नंबर ऑफ न्यूक्लियॉन्स कितने होते हैं, ए, तो वॉल्यूम जो है वो किस पे डिपेंड करेगा, ए पे डिपेंड करेगा। तो ऑप्शन डी जो है दैट इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, बोरोन रोड्स इन ए न्यूक्लियर रिएक्टर आर यूज्ड टू। का ऑप्शन आएगा ए, दैट इज ऑब्जर्व एक्सेस न्यूट्रॉन। बोरोन रोड्स क्या होती हैं, बोरोन रोड्स जो है न्यूक्लियर रिएक्टर में एज ए कंट्रोल रोड्स काम करती है। कंट्रोल रोड्स का काम क्या होता है कि जो एक्सेस न्यूट्रॉन्स है उनको ऑब्जर्व कर ले, ताकि हमारी जो रिएक्शन है वो कैसी हो जाए, कंट्रोल्ड रिएक्शन मिले हमें।
तो रिएक्शन को कंट्रोल करने के लिए ये जो रॉड्स है वो यूज की जाती हैं। इनका काम होता है न्यूट्रॉन्स को ऑब्जर्व करना। तो ऑप्शन बी, ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, फ्यूजन रिएक्शन टेक प्लेस एट हाई टेम्परेचर बिकॉज। अब फ्यूजन का मतलब क्या होता है, इसमें दो लाइट न्यूक्लाई जो है वो कंबाइन हो रहे हैं। तो जब ये कंबाइन हो रहे हैं, ठीक है, इसको बोला जाता है फ्यूजन। ये कंबाइन होके एक बड़ा न्यूक्लाई देंगे, ठीक है। तो ये ऐसा क्यों किया जाता है, क्योंकि जब हम इन दोनों को कंबाइन करते हैं तो हमें पता है इनके बीच प्रोटॉन्स है। प्रोटॉन्स के बीच क्या होगी, रिपल्शन होगी। उस रिपल्शन को ओवरकम करने के लिए हमें जो है हाई टेम्परेचर की जरूरत पड़ती है। तो इसका करेक्ट ऑप्शन है डी, काइनेटिक एनर्जी इज हाई इनफ टू ओवरकम द रिपल्शन। हमने जब इनको फ्यूज करना है तो इनके बीच रिपल्शन होगी फ्यूजन के टाइम। उस रिपल्शन को ओवरकम करने के लिए हमें क्या चाहिए, काइनेटिक एनर्जी चाहिए, बहुत ज्यादा अमाउंट में लार्ज काइनेटिक एनर्जी चाहिए। और लार्ज काइनेटिक एनर्जी, हाई काइनेटिक एनर्जी हमें हाई टेम्परेचर पे ही मिल सकती है। तो इसका ऑप्शन डी जो है दैट इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, न्यूक्लियस रेस्ट एट रेस्ट। ये न्यूक्लियस है, एक रेस्ट पे है। इट इज स्प्लिट इनटू टू न्यूक्लियर पार्ट्स। दो न्यूक्लियर पार्ट्स में ये स्प्लिट हो गया, N1 और N2 ले लेते हैं। दे हैव द रेडियाई रेशियो, मान लो इसका रेडियस R1, इसका रेडियस R2। तो रेडियस रेशियो कितनी गिवन है, 1/3। हमें क्या निकालना है, रेशियो ऑफ देयर वेलोसिटीज। हमें निकालनी है v1/v2। अब देखो रेडियस का रिलेशन हमें मास नंबर से तो पता ही है, R0 A1 की पावर 1/3, R0 A2 की पावर 1/3। ठीक है, ये कैंसिल हो गया। तो R1/R0 किसके इक्वल आ जाएगा, A1/A2 की पावर 1/3। R1/R2 की वैल्यू कितनी है, 1/3, और ये A1/A2 की पावर 1/3। अब ये जो A1/A2 रेशो है ये किसके इक्वल आ गई हमारे पास, 1/3 का क्यूब, यानी कि 1/27। अब ये मास नंबर है, मास नंबर मतलब मास की रेशो बोल सकते हैं हम इसको। तो M1/M2 किसके इक्वल आ गया, 1/। अब हमें एंगुलर लीनियर मोमेंटम पता है, ठीक है। अगर इस रिएक्शन में मोमेंटम कंजर्वेशन लगाएं, ये रेस्ट पे है, यानी कि इसका जो मोमेंटम मिलेगा आपको 0 मिलेगा। तो आफ्टर रिएक्शन मान लो इस न्यूक्लियर का मोमेंटम P1 है और इसका क्या है, P2 है। तो अगर लीनियर मोमेंटम कंजर्वेशन लगा दें तो यहाँ से क्या पता चलेगा, 0 = P1 + P2। अब ये 0 कब बनेगा, जब ये एक पार्टिकल जो है, ये दोनों पार्टिकल ऑपोजिट डायरेक्शन में मूव करेंगे तभी हमें 0 मिलेगी ना। देखो M1V1 + M2V2 ऐसे ही लिखोगे। अब इनिशियली 0 है, ठीक है, लीनियर मोमेंटम। तो हमें फाइनल भी तो 0 करना है, कंजर्व का मतलब यही होता है। तो ये 0 कब होगा, जब ये दोनों जो है ऑपोजिट डायरेक्शन में मूव करेंगे। तो ऑपोजिट डायरेक्शन में अगर मूव कर रहे हैं, यानी कि एक की स्पीड क्या हो जाएगी, नेगेटिव लेंगे हम, कि डायरेक्शन ऑपोजिट है। एक अगर इस तरफ जा रहा है तो दूसरा इस तरफ जाएगा। तो यहाँ से हमें क्या मिला, M1V1 = M2। ये इक्वेशन मिल गई। तो यहाँ से M1/M2 किसके इक्वल आ जाएगा, V2/V1। V2/V1 की रेशियो आ गई 1/27। बट हमें किसकी चाहिए, V1/V2 की। वो कितनी मिली, 1/27। सॉरी, रेसिप्रोकल करना है, 27/1। सो ऑप्शन डी जो है दैट इज द करेक्ट आंसर। Next, which of the following statement is not correct according to Rutherford model? Most of the space inside the atom is empty. ये तो सही है statement, तो ये हमारा आंसर नहीं बनेगा। Electron revolve around the nucleus under the influence of the Coulomb force acting on them. ये भी सही है। Most of the mass of atom is concentrated at its center. ये भी सही है। लास्ट जो ऑप्शन है, रदरफोर्ड मॉडल ने स्टेबिलिटी के बारे में नहीं बताया था, स्टेबिलिटी इज नॉट एस्टैब्लिश्ड। सो ये जो डी ऑप्शन है दैट इज द नॉट करेक्ट। तो ये हमारा करेक्ट ऑप्शन है।
Q value or energy of nuclear reaction is defined as energy absorbed or released during reaction, difference between mass of reactant and mass of product, difference between kinetic energy of reactant and product, all of these. तो इसका ऑप्शन डी जो है वो करेक्ट आंसर है। क्यू वैल्यू या एनर्जी क्या होती है कि कितनी एनर्जी रिलीज हुई है या अब्जॉर्ब हुई है, ये डेफिनेशन भी होती है क्यू वैल्यू की। डिफरेंस बिटवीन मास ऑफ रिएक्टेंट एंड मास ऑफ प्रोडक्ट भी होता है, डिफरेंस बिटवीन काइनेटिक एनर्जीज भी होता है रिएक्टेंट और प्रोडक्ट की। तो ये तीनों डेफिनेशंस किसकी हैं, क्यू वैल्यू की। तो ऑल ऑफ दिस इज द करेक्ट आंसर।